हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, कौन कौन से कंप्लाइंसेस को फॉलो करना होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है, जानकारी के अभाव में या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोस्तों हमको फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और कई बार तो दोस्तों हमको पेनल्टीज भी पे करनी होती हैं। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में इस तरीके की कोई भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो उस सारी की सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि मेरा ये ऐसा विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपकी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम लेबर डिपार्टमेंट के एक एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं, क्योंकि उस इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में मैंने 4 डिफरेंट वीडियोस के अंदर आपको समझाया है, पूरा विस्तार में समझाया है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के तहत फॉलो करने होते हैं। उसके बाद के वीडियोस में दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी 1 से लेकर के 9 तक के जो पॉइंट हैं उनको भी पूरा हम विस्तार से समझ चुके हैं। और इसके बाद में दोस्तों जो रूल 1 है, एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ही जो रूल 1 है, रूल 22 है और रूल 23 है, इसके बारे में भी हम अलग अलग वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ही पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 4 में हम जिस रूल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो रूल है आपका रूल 24। तो हम यहां पे दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के रूल 424 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि ये रूल हमसे क्या कहता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करने के लिए ये रूल हमसे कहता है। देखिए दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझने से पहले हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का, हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसके बारे में वो हमारे ऑफिस का सर्वे करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको पुराने वीडियोज में भी बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से एक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं नंबर 1, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे वो है आपका इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। सबसे पहले वो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं वो एक्ट है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, आपके फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन करते हैं, वो एक्ट है बोनस एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, आपके फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन करेंगे, वो एक्ट है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करेंगे वो एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट
लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर आपको इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी है। अगर दोस्तों आपने मेरे ये वीडियोस चारों के चारों वीडियोस अगर आपने पूरा कंप्लीट देखा होगा तो दोस्तों मेरा ऐसा पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि इस एक्ट से संबंधित जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी उन सारी की सारी क्वेरीज का समाधान हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले हमने एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 9 तक के बारे में हम डिटेल में उसके बारे में बात कर चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं कि हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इसके अलावा दोस्तों जो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ही जो रूल 21, 22, 23 है उसके भी 3 डिफरेंट वीडियोस में मैं उन रूल से संबंधित सारी की सारी जानकारी दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम इसी एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रूल 24 के बारे में विस्तार से समझेंगे, पूरा डिटेल जानकारी समझेंगे। आखिर तो ये जो रूल है हमसे कौन से कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए कह रहा है। दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहां पे मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है एमपी मध्य प्रदेश। दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं तो इसीलिए मैंने इसको यहां पे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये एक्ट वही हो जाएगा। जैसे दोस्तों हो सकता है कि आप कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ये महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, और आप में से कोई अगर बिहार से बिलोंग करते हो तो ये बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये रहेगा। दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि दोस्तों जो मैं सारे के सारे एक्ट से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता रहा हूं ये मोर और लेस तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत 5-10% वेरिएशंस हो सकते हैं जो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हो। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट के जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों से मिलकर के, उनके इंस्पेक्टर से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर करवा लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम बोनस एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझेंगे कि आखिर बोनस एक्ट में हमें क्या क्या फॉलो करना है, मिनिमम वेजेस एक्ट हमसे क्या कहता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कहता है, ये भी दोस्तों हम समझेंगे। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये भी हम अपने आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल में विस्तार से समझेंगे। और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, कौन सी चीज का रेगुलेशन करना है, कौन सी चीज पर प्रतिबंध है जो हमें नहीं करना है, वो भी हम पूरा विस्तार से समझेंगे जब मैं इन सारे के सारे वीडियोस को डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो उन वीडियोस को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। आगे समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे या इंस्पेक्शन करते हैं तो वो एक इस तरीके का फॉर्म आपको देकर के जाते हैं, पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में, पूरी सारी डिटेल जानकारी लेने के बाद में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस रूल 24 के बारे में डिटेल में समझने से पहले सबसे पहले तो हम इस फॉर्म के बारे में ही समझ लेते हैं कि आखिर तो ये फॉर्म है क्या और इसमें कौन सी ऐसी जरूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि जो इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनका नाम यहां पर दिया जाएगा। जिस डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट यहां पर डाली जाएगी, जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया गया वो टाइम भी यहां पर लिखा जाएगा, और जिस प्लेस पर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है या किया गया है तो वो प्लेस भी लिखा जाएगा। हो सकता है कि वो जैसे एग्जांपल के लिए कि वो आपके भोपाल में इंस्पेक्शन हो रहा है तो वो यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जैसा कि मैंने अभी आपको 6 अलग अलग एक्ट बताए तो ये सारे के सारे एक्ट के लिए एक सिंगल फॉर्म नहीं रहेगा, हर एक एक्ट के लिए ये अलग अलग फॉर्म सर्वे के दौरान दिया जाएगा आपको। तो जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं कि ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे ये हुआ कि ये जितने भी पॉइंट हैं ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही है, और उस एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। तो आगे देखते हैं, यहां पर जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं उस कंपनी का नाम यहां पर होगा, उसका पता होगा। इसके अलावा कंपनी की ईमेल आईडी यहां पर लिखी जाएगी और मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा कंपनी का।
इसके बाद में दोस्तों जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हमको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के। तो लेबर डिपार्टमेंट से हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर लिखा जाएगा और जिस तरीके के काम को आप कर रहे हैं, यानी कि आपकी कंपनी में जिस तरीके का काम हो रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस, ये भी लिखा जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आपकी कोई फैक्ट्री हो तो वहां पे वो फैक्ट्री लिख देंगे, हो सकता है कि आप किसी एंटरटेनमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं एंटरटेनमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट यहां पे लिख देंगे, या कोई रेस्टोरेंट है तो यहां पे रेस्टोरेंट लिख देंगे। इसके बाद में आपके कंपनी के जो ऑनर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उनका पूरा नाम लिखा जाएगा, उनका पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। आपके कंपनी के अंदर जितने टोटल स्टाफ काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल वर्कर्स अलग अलग, उनका नंबर कितना है, ये डिटेल यहां पर दी जाएगी। सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी के अंदर मान लेते हैं कि 40 मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं और 40 ही फीमेल वर्कर काम कर रही हैं, टोटल यहां पर 80 इस तरीके से दिया जाएगा। दोस्तों जिस समय पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, हो सकता है कि आपके जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो फाउंडर हैं, वो उस समय पर अवेलेबल ना हो, इंस्पेक्शन के टाइम पर अवेलेबल ना हो। लेकिन तो क्या लगता है कि अगर वो ऑनर अवेलेबल नहीं है तो क्या आपके बिजनेस का, आपके एस्टेब्लिशमेंट का इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, इंस्पेक्शन तो किया ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि वो इंस्पेक्शन किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में किया जाएगा। वो कंपनी के कोई ऑनर मैनेजर हो सकते हैं, तो जिसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा, उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा और वो किस पोस्ट पर कंपनी में है वो उनकी पोस्ट भी लिखी जाएगी और लिखा जाएगा कि इनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया है। यहां पर दोस्तों एक और डिटेल दी गई है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में स्टार्ट हुई है, तो वो ईयर दिया जाएगा और जिस समय पर लेबर इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन करते वक्त आप उनको आपके ऑफिस के अंदर कितने स्टाफ कार्यरत मिले, मतलब एट द प्रेजेंट वो काम कर रहे हैं, उनका नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे अभी आपने टोटल 80 बताया, हो सकता है कि उसमें से 10 लोग छुट्टी पर हों, लीव पर हों, तो यहां पर वो 70 लिख करके जाएंगे क्योंकि उन्हें 70 लोग कार्यरत मिले। अब यहां पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक और फिर अगेन पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 10 तक, इतने सारे पॉइंट हैं इस एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या लगता है कि क्या सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं आपको आधी अधूरी जानकारी दूंगा जो कि आपके किसी काम की नहीं होगी। तो दोस्तों इसीलिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल में बारीकी से समझने के लिए मैंने हर एक पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इसमें दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, हम पॉइंट नंबर 4 और रूल 24 के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर तो ये रूल 24 हमसे कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कह रहा है। दोस्तों जब लेबर इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं तो वो कुछ ये जितने भी ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं यहां पर वो कहीं पर यस लिख करके जाते हैं, कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर वो यस लिख देते हैं, कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर यस और कहीं पर नो। अब दोस्तों क्या लगता है, क्या वो अपनी मनमर्जी से ऐसा करते हैं? जी नहीं दोस्तों, वो जो रूल इन पॉइंट के अकॉर्डिंग जो रूल आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है उसके लिए वो यस लिख करके जाएंगे और जिस रूल को वो फॉलो नहीं कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर रही है, उसके लिए वो नो लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी तो सारे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, तो फिर नो क्यों लिखा? दोस्तों यही तो होता है, यही चीज है कि जानकारी के अभाव में हम किसी न किसी रूल का वायलेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं, जानकारी के अभाव में कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। हमने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया लेबर डिपार्टमेंट से, हमने उसकी कॉपी को ला करके अपने ऑफिस में एक फाइल में सजा करके रख दिया। दोस्तों क्या लगता है, क्या हमने सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लिया? जी नहीं, क्योंकि एक रूल हमसे यह भी कहता है कि उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक विजिबल, एक प्रोमिनेंट प्लेस पर आपको लगा के रखनी है। वो किसी दीवार पर आप लगा सकते हैं या किसी आप नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, किसी पिलर पर लगा सकते हैं।
अब दोस्तों चूंकि आपको तो इसके बारे में पता नहीं था, आपको इसकी जानकारी नहीं थी, आपने उसकी कॉपी को लगाया नहीं, और जब आपने उसकी कॉपी को नहीं लगाया और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, उनको वो कॉपी तो कहीं मिलेगी नहीं, और जब कॉपी नहीं मिलेगी तो यही दोस्तों आपसे चूक हो गई और यही आपसे एक रूल का वायलेशन हो गया। और जब रूल का वायलेशन होगा तो फिर आपको उसका क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा। तो ये पूरा सर्वे करने के बाद में यहां पे लिखा हुआ है उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण, कि अगर आपसे कोई रूल का वायलेशन हुआ है तो आप दोस्तों आपको उसका क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा। बट लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी उस क्लैरिफिकेशन के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर डेज का टाइम देंगे। हो सकता है आपको 5 डेज का, 7 डेज का, 10 डेज का टाइम दें, और इन 7 डेज के अंदर लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अपने क्लैरिफिकेशन को उनको सबमिट करना होगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करके और पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में जिस इंस्पेक्टर ने आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया उनके सिग्नेचर यहां पर दिए जाएंगे, आपकी कंपनी की एक सील भी यहां पर लगवाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में ये पूरा इंस्पेक्शन किया गया उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में इस फॉर्म की एक कॉपी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देकर के जाएंगे और दूसरी कॉपी वो अपने पास रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये पॉइंट नंबर 4 हमसे क्या कहता है, हमसे कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कहता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए ये कह रहा है आपसे कौन से, ये नियम 24 के तहत अवकाश पंजीयन फॉर्म आई में रखी गई। मतलब यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि हमें रूल 24 को फॉलो करना है, और उसमें जो भी आपके अवकाश पंजीयन है वो आपको फॉर्म आई में रखना है, फॉर्म आई के अंदर रखना जरूरी है। सो मेंटेनेंस ऑफ द लीव रजिस्टर, यानी कि हम कौन से लीव रजिस्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि जो आपके एम्प्लॉय छुट्टी लेते हैं उसके रिकॉर्ड रखने की बात हो रही है। क्या ऐसे ही रैंडम बेसिस पे हम उसके रिकॉर्ड रखेंगे? जी नहीं दोस्तों, हमें उसको रिकॉर्ड रखना होगा एक पर्टिकुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग, और वो पर्टिकुलर फॉर्म है फॉर्म आई। फॉर्म आई, ये फॉर्म आई भी मैं इसी वीडियो के आगे जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो वहां पर फिल करनी है आपको, और इस फॉर्म आई के अकॉर्डिंग ही आपको रजिस्टर में ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मेंटेन करने के रखनी है। क्योंकि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आएंगे तो ये लीव रजिस्टर आपको उनको शो करना होगा। तो देखते हैं यहां पे दोस्तों कि इस एक्ट का एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहता है। सो मेंटेनिंग अ लीव रजिस्टर, कि आपको एक लीव रजिस्टर को मेंटेन करना है इन फॉर्म आई। फॉर्म आई के अंदर ये लीव रजिस्टर आपको मेंटेन करना है एज पर रूल 24, रूल 24 के अकॉर्डिंग। और ये रूल 24 कौन सा है? ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। तो ये रूल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग तो जरूर है, लेकिन ये सारे के सारे जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, हर किसी पे लागू होता है, हर किसी को फॉलो करना जरूरी होता है दोस्तों। रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है टू कीप अ डिटेल्ड रिकॉर्ड, एक पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना जरूरी है ऑफ ईच एम्प्लॉई, हर एक एम्प्लॉई का। वो भी ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक आध दो एम्प्लॉई का रख लिया, जी नहीं, हर एक एम्प्लॉई का आपको रिकॉर्ड रखना है। लीव टेकन, क्या रिकॉर्ड रखना है कि उसने कितनी छुट्टियां ली हैं, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ लीव, साथ में यह भी रखना है, क्योंकि इससे पुराने वीडियोस के अंदर दोस्तों मैंने आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था किसके बारे में, कि कौन कौन सी टाइप की लीव्स होंगी। वो लीव आपकी कैजुअल लीव हो सकती है जो कि 14 डेज की लीव होती है, और वो आपकी प्रिविलेज या अर्न्ड लीव हो सकती है जो कि 30 डेज की लीव होती है एनुअली। तो लीव टाइप भी आपको लिखना होगा, ड्यूरेशन, कब से कब तक उसने छुट्टी ली है ये भी मेंशन करना होगा, उनकी लीव की डेट्स क्या हैं ये भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा दोस्तों। एंड एनी रिमेनिंग लीव बैलेंस, कि अगर उनकी लीव बैलेंस है, मतलब कि उनकी छुट्टियां कुछ बाकी रह गई हैं, तो वो भी मेंटेन करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपकी जो कैजुअल लीव्स होती हैं पूरे साल भर में वो 14 लीव्स होती हैं। अब 14 में से जब ईयर आपका स्टार्ट हुआ, किसी एम्प्लॉई ने जुलाई के मंथ तक मान लेते हैं 4 लीव्स को वो अवेल कर चुका है, तो 14 - 4 करके अभी भी उसकी 10 लीव्स बाकी हैं, तो वो 10 लीव्स आपके बैलेंस अकाउंट में जाएंगी कि उसकी इतनी छुट्टियां अभी बाकी हैं। वो भी रिकॉर्ड आपको यहां पे रखना है इस फॉर्म आई के अकॉर्डिंग। इंश्योरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर कंप्लायंस विद द लेबर लॉस, तो ये आपको लेबर लॉस के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर कंप्लायंस को फॉलो करना है।
दिस रजिस्टर शुड बी रेडली एक्सेसिबल। और ये जो रजिस्टर दोस्तों आपको बताया जा रहा है ये रेडली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो एक्सेस इसको कौन करेगा दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आएंगे, वो आपसे मांगेंगे रजिस्टर, तो आपको उन्हें ये रजिस्टर दिखाना ही होगा फॉर इंस्पेक्शन बाय लेबर अथॉरिटीज। तो लेबर अथॉरिटीज यानी कि लेबर इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्शन करने आएंगे तो उनको ये फॉर्म मतलब ये रजिस्टर आपको दिखाना ही होगा कि जिसमें आपने एम्प्लॉइज के प्रॉपर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रखा हुआ है, लीव के बारे में जो रिकॉर्ड्स रखा हुआ है। की पॉइंट्स अबाउट मेंटेनिंग अ लीव रजिस्टर। अब यहां पे इस लीव रजिस्टर को मेंटेन करने के बाद में फॉर्म आई में कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या क्या डिटेल्स हैं जो हम समझते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहां पे, डिटेल्स टू इंक्लूड। ठीक है, तो यहां पे उस फॉर्म आई के अकॉर्डिंग फॉर्म आई में हमें उस लीव से संबंधित कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो मेंटेन करने हैं, जो रखने हैं। नंबर 1 पे दोस्तों देखिए क्या कह रहा है यहां पे, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय नंबर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उनको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय नंबर भी देती है। तो एम्प्लॉय नंबर और नेम दोनों ही आपको रखने हैं यहां पे, एम्प्लॉय नेम एंड द एम्प्लॉय नंबर दोनों ही उसके अंदर रिकॉर्ड में रखने हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि उस एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दोस्तों लिखनी है ऑफ द कंपनी। तीसरा क्या है दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है लीव टाइप। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि आपको इस रिकॉर्ड के अंदर उसका लीव टाइप भी बताना होगा कि जिस टाइप की लीव को वो अवेल कर रहा है वो कैजुअल लीव हो सकती है या वो प्रिविलेज लीव हो सकती है। जैसे यहां पे दिया गया लीव टाइप, आइदर इट इज द कैजुअल लीव और इट इज द सिक लीव और इट इज द मैटरनिटी लीव और या प्रिविलेज लीव हो सकती है। यानी कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली 2 कैटेगरी हैं, एक कैजुअल लीव और एक आपकी जो दूसरी होती है प्रिविलेज लीव। तो ये मेंटेन करना है आपको। इसके बाद में आपको मेंटेन करना है दोस्तों डेट्स ऑफ द लीव्स टेकन, कि जिस डेट में वो एम्प्लॉय लीव ले रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा की है, सपोज कीजिए आपकी 5 से लेकर के 12 तक की लीव ली है, तो 5 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई इस तरीके की वो डेट के साथ में आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर ऑफ द डेज ऑफ लीव टेकन, कितने दिन की टोटल कितने दिन की उसने छुट्टी ली हुई है। वो हो सकता है 4 दिन की छुट्टी हो सकता है, 6 दिन की हो सकता है, 12 दिन की, कितने भी दिन की छुट्टी हो सकती है दोस्तों। तो वो छुट्टी का रिकॉर्ड भी आपको रखना है कि जो आपके एम्प्लॉय ने ली हुई है। अब इसके अंदर कौन सी और डिटेल्स इंक्लूड हैं वो समझते हैं। की पॉइंट्स अबाउट द मेंटेनिंग अ लीव रजिस्टर इन फॉर्म आई, तो कौन कौन सी डेट इंक्लूड है इसमें। लीव बैलेंस, क्या चीज है, लीव बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लीव ईयर। ठीक है, तो लीव ईयर के एंड होने से पहले उसकी कितनी लीव बैलेंस है, लीव बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लीव ईयर। ठीक है, तो जो आपका साल की स्टार्टिंग हो रही है, जैसे दोस्तों मैंने आपको पुराने वीडियो में प्रिविलेज लीव के बारे में बताया था कि जब प्रिविलेज लीव हमारे पुराने साल की, जैसे टोटल एनुअली आपकी 30 डेज की लीव होती हैं और अगर हमने साल में केवल 25 लीव्स को अवेल किया है तो जो हमारी बाकी बची हुई 5 लीव्स हैं वो एक्यूमुलेट होकर के नेक्स्ट ईयर में चली जाती हैं। तो वो 5 आपकी बैलेंस में आ जाएंगी और नेक्स्ट ईयर की आपकी 30 ऐड हो जाएंगी, तो टोटल मिलाकर के आपकी प्रिविलेज लीव हो जाती है 35। और अगर आपकी कैजुअल लीव की बात की जाए तो कैजुअल लीव जब ईयर स्टार्ट हो रहा है तो वो 14 ही रहेंगी और जैसे जैसे आप उसको अवेल करते जाएंगे तो वो लीव्स आपकी उससे से डिडक्ट होती जाएंगी। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्या है, लीव अर्न ड्यूरिंग द लीव ईयर। ठीक है, तो अब आपने कितनी लीव अर्न की है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि लीव अर्न प्रिविलेज लीव कितनी है, वो 30 है और जो कैजुअल लीव्स हैं वो कितनी है, वो 40 लीव्स हैं। तो ये आपके पर्टिकुलर ईयर के लिए 14 कैजुअल लीव हो गई और आपकी 30 अर्न लीव हो गई या प्रिविलेज लीव हो गई। नेक्स्ट क्या है, लीव अवेल ड्यूरिंग द लीव ईयर। तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपने कितनी लीव अवेल की, पूरे साल भर में कितनी छुट्टियां आपने ली हैं, ये भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और साथ में दोस्तों लीव बैलेंस एट द एंड ऑफ द लीव ईयर, और लीव ईयर के एंड होने पर आपकी छुट्टियों का बैलेंस कितना है ये भी आपको यहां पर मेंटेन रखना है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। आगे समझते हैं दोस्तों फॉर्मेट ऑफ द रजिस्टर। अब यहां पे इस रजिस्टर का फॉर्मेट क्या होगा, तो दोस्तों चूंकि हम बात फॉर्म आई की कर रहे हैं तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा ये फॉर्म आई के अकॉर्डिंग ही होगा। ये दोस्तों फॉर्म आई के अकॉर्डिंग ही रहेगा।
तो देखिए यहाँ पे द रजिस्टर शुड बी स्ट्रक्चर्ड अ टेबुलर फॉर्मेट, एक टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए विद कॉलम्स फॉर ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि जितनी भी डिटेल्स की हम बात कर रहे हैं वो कॉलम के फॉर्म में आपके पास में उसमें उस रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए मेंशन्ड अबव, कि जितनी भी पॉइंट जितनी भी चीजें अभी हमने ऊपर बात की हैं वो सारी की सारी टेबुलर फॉर्म में एक कॉलम के फॉर्म में होनी चाहिए आपके उस रजिस्टर के अंदर, और वो भी आपके फॉर्म आई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। एक्सेसिबिलिटी एंड द प्रिजर्वेशन, क्या करना है इसके अंदर, द लीव रजिस्टर, जो कि किसके अंदर है, फॉर्म आई के अंदर है। जो लीव रजिस्टर आपको मेंटेन करना है वो फॉर्म आई के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना है। शुड बी केप्ट रेडिली एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन के लिए आपके पास में हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो ये लीव रजिस्टर आपको उन्हें दिखाना ही होगा। और अगर आप ये दिखाने में असमर्थ होते हैं या इसके अंदर दी गई जानकारी प्रॉपर नहीं होती है, इनकम्प्लीट होता है रजिस्टर, तो वहीं आपसे एक रूल का वायलेशन हो जाता है बाय द लेबर इंस्पेक्टर। द रजिस्टर शुड बी प्रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, अब यहां पे इस रजिस्टर को आपको प्रिजर्व भी करके रखना है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि वो लीव रजिस्टर आपको 2 साल 5 साल 10 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना हो, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो अब हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते, नहीं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में भी पुराने ईयर का लीव रजिस्टर आपसे अधिकारी मांग लें, आपको इंस्पेक्शन के लिए दिखाना पड़ेगा। रेगुलेशन, सो यूजुअली फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, तो कितने साल के लिए रखना है, 3 ईयर के लिए। ये 3 ईयर भी आपके स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट से मिल करके इस जानकारी को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा आफ्टर द लास्ट एंट्री। दोस्तों देखिए इस तरीके का एक फॉर्म आई आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको इस फॉर्म आई के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर में सारी की सारी डिटेल को मेंटेन करना होगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है नेम एंड एस्टेब्लिशमेंट, आपकी कंपनी का नाम हो गया, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, ठीक है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, उसकी जो आपके एम्प्लॉय है उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग कॉलम देख रहे होंगे दोस्तों, एक आपका कॉलम है कैजुअल और द सिक लीव का, और दूसरा कॉलम है आपका प्रिविलेज लीव का। तो दोनों ही टाइप की लीव का अलग अलग रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अमाउंट ऑफ द लीव्स, यानी कि टोटल कितनी लीव्स हैं, डेट ऑफ द एप्लीकेशन इफ एनी, आपके एम्प्लॉय ने जब आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी होगी तो वो डेट यहाँ पर फिल करनी है। लीव अवेल्ड फ्रॉम टू, कब से कब तक, जैसे कि मान लिया 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक उसने ली, तो यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 12, इस तरीके से करके डालनी है। टोटल लीव अवेल्ड, कितनी टोटल लीव उसने अवेल की है, हो सकता है उसने 2 डेज की लीव अवेल की हो सकते हैं 4 डेज की लीव अवेल की हो, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस डेट में उसने एप्लीकेशन दी, वेदर एप्लीकेशन ग्रांटेड और रिफ्यूज्ड और फुल्ली और पार्टली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके एम्प्लॉय ने आपको लीव एप्लीकेशन दी हो, उसमें से आपने छुट्टी को ग्रांट किया हो, तो आपको लिखना होगा कि ग्रांट की गई है। हो सकता है कि आपने उसको रिफ्यूज कर दिया हो, तो रिफ्यूज में भी कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय ने अप्लाई किया लीव फुल डे के लिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं फुल डे नहीं दे सकता, मैं सिर्फ हाफ डे दे सकता हूं, तो वो आपकी हाफ अप्रूव्ड हुई। तो इस तरीके से करके वो डिटेल भी आपको डालनी है कि अगर आपने रिजेक्ट की है तो वो फुल्ली रिजेक्ट की है या पार्टली रिजेक्ट की है। इसके बाद में ये प्रिविलेज लीव का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। लीव अवेल्ड फ्रॉम टू, किस तारीख से लेके किस तारीख तक लीव ली है, टोटल अवेल्ड, कितनी लीव अवेल की है उसने, और ये पूरी लीव अवेल करने के बाद में उसका बैलेंस क्या बचा। जैसे स्टार्टिंग, जब हम ईयर की स्टार्टिंग करते हैं तो 30 प्रिविलेज लीव होती हैं, अब उसने जुलाई के मंथ तक उसने 5 लीव को अवेल कर लिया, तो जो बैलेंस बची वो 25 लीव्स बची। तो इस तरीके करके दोस्तों फॉर्म आई में इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपने कंपनी में एक रजिस्टर में ये पूरी डिटेल मेंटेन करके रखनी है हर एक एम्प्लॉय के बारे में। और साथ में जब कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आएंगे और आपसे वो इस रजिस्टर को दिखाने के लिए बोलेंगे, तो दोस्तों इस रजिस्टर को तो आपको दिखाना ही होगा। और अगर आप इस रजिस्टर को दिखाने के लिए असमर्थ होते हैं, नहीं दिखा पाते हैं, तो रूल का वायलेशन होता है, और जब रूल का वायलेशन होगा तो फिर आपको उसका क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं क्या कहता है हमसे। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज लेकर के आया हूं दोस्तों। इसके अंदर जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो मैंने सारी की सारी रिसर्च करने के बाद में आपको दी है। फिर भी दोस्तों इसमें दी गई जानकारी जो है वो थोड़े बहुत अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। दोस्तों ऐसा तो होता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, मोर और लेस तो वो सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग ये रूल एंड रेगुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है
तो आपके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों ये जो 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, ये रूल भी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जी हां दोस्तों, हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर ये रूल आपके 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर हो सकता है किसी स्टेट के अंदर हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टेट के जो भी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे मिल करके एक बार इस जानकारी को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं हम आपकी हर समस्या का समाधान कर पाएं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में भी आपकी अगर फिर भी कभी कोई भी समस्या रह जाती है इन रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित, या जो रूल 24 है उससे संबंधित भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, कोई भी समस्या रह जाती है, तो आप हमको लिखना नहीं भूलिएगा। आप हमको कहां पे लिख सकते हैं? आप हमारी ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी है legal@pabbly.com। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है और आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए वो पूरी तरीके से तत्पर है, और तब तक वो चैन नहीं लेगी, तब तक वो दम नहीं लेगी जब तक कि वो आपकी उस क्वेरी को सॉल्व नहीं कर देती। वो पूरी कोशिश करेगी आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसके अंदर दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, बहुत ही उपयोगी लगी हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हम मेरी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपने बिजनेस का भी, और टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।